को लास्ट बस बातें नहीं, लास्ट क्लास में जब रेगुलेटेड मार्केट करा दिया था तो ये बताया गया था कि सरकार एक कमेटी अपॉइंट करेगी। क्या अपॉइंट करेगी? क्या अपॉइंट करेगी? एक कमेटी, जिसका पर्पस क्या होगा? मार्केट में जो फंक्शनिंग हो रही है उसको क्या बनाए रखना? ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग बनाए रखना, जिससे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो सके, जिससे फार्मर को क्या मिल सके? अपनी फसल का फेयर प्राइस। करेक्ट है? लाओ कुछ एक बुक दो जरा, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं रेगुलेटेड मार्केट का, लेके जरा एक वो भी देना संदीप गर्ग, संदीप गर्ग आए हो? संदीप गर्ग नहीं आपके भी जना एग्जांपल्स थे। एक बार और ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, फिर आगे चलेंगे। बातें नहीं हुई? क्या? वही देख रहा हूँ बच्चों, टीआरजेन में कहाँ पे दे रखा है? शायद मेरे को नजर नहीं आया। कहाँ पे दे रखा बच्चे? एक बस में एक बार पीछे देख लो बस। क्योंकि भी ना मुझे ध्यान आ रहा है, कोई पेपर हुआ था जहाँ पे ना एग्जाम्पल्स पूछे गए थे। अगर 2 4 5 भी एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे ना, एक एग्जाम कितने देने के? हाँ प्लीज, एक जरा यहाँ पे वैसे ये भी मिला है, लेकिन इस वाले को प्रेफर करने से अच्छा हम बुक वाले को प्रेफर करेंगे, वो ज्यादा चांसेस है। तो जो आप लोगों ने रेगुलेटेड मार्केट का मीनिंग लिखा था ना, उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख लो कि पेपर में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि एग्जांपल दो रेगुलेटेड मार्केट के, इनमें से कौन सा है वो आप बता पाओगे। यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखो भाई जरा, अपनी मंडी एंड बिग बाजार। अपनी मंडी, और एक और एग्जांपल है बिग बाजार, जहाँ पे किसान अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकते हैं। और ये दोनों ही कहाँ पर हैं? पुणे में है सर, दोनों ही कहाँ पर हैं? पुणे में। उसके बाद सेकंड एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं,
हदसपर मंडी है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बोल दो। पहले आंध्र प्रदेश बड़ा था तब उसको तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद रायतू बाजार, रायतू बाजार तमिलनाडु में, बच्चों मेरे से तो थोड़ी गलती हुई है, कुछ बच्चों थोड़ी गलती हुई है, मुझसे गलती ये हुई है, मैंने नेम ना इनकी आगे पीछे दे रखे हैं, तो मैंने इनके नेम गलत लिख दिए हैं। प्लीज़ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा हुआ भी देख लिए, मैं पहले मंडी के नाम लिख लेता हूँ। एक और नाम है, बच्चे पेज नंबर है 171, उसमें दे रखा अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल ना, तो वहां पे जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसके अंदर प्लीज। अब ये सही ऑर्डर है, तो एक बार इसको आप नोट करेंगे जरा ध्यान से। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से देखने को बन सकता है। पंजाब हरियाणा पुणे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर लिया? अब तो कर लिया ना। एक बार जरा थोड़ा सा जो इंटरनेट पर लिस्ट निकाली थी ना, उसकी तरफ भी चलती है, ठीक है। जैसे ये नाम याद रखेंगे सर, ये ज्यादातर मसालों की मंडी है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। जहाँ पे मसाले, प्लीज आंध्र प्रदेश में क्या लिख दो, एक और लिखो गुंटूर आंध्र प्रदेश। एक ये लिखो 42वां अरवाली बाजार गुजरात में। ठीक है,
55वां, जामनगर याद रख लो, अगर याद रख सको तो जामनगर आपको याद होना चाहिए, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो बस जामनगर गुजरात लिख दो, जिससे कि जामनगर की अगर कोई भी बात आती है तो आप कनेक्ट कर पाओ कि गुजरात में, ठीक है, जामनगर। एटी पे लिखो इधर, 4 की दादरी, भिवानी, हरियाणा। आप नोटिस कर रहे हो हरियाणा में कितने इतने पास के डिस्ट्रिक्ट, मतलब पास के एरिया में कितनी मंडी है। एक ही लिख दो, नहीं रहा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ हो गए, ये आपको ध्यान रखने कि भाई अगर बाई चांस पूछे तो हमारे को पता होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट आज का एक्सप्लेनेशन रहेगा वो डालो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। आपको याद होगा मैंने कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए कुछ बताया था, हाँ जी चेतन ने लास्ट क्लास में कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में जब बताया था कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है, तो उसका एक पर्पस बताया था। अगर आपको मैं वैसे का दिखा भी देता हूँ, यहाँ से भी देखकर आप बताना चाहो तो चेतन ने बता सकते कोऑपरेटिव मार्केटिंग। घर जाके रिवीजन बिल्कुल जीरो है। गीतांशी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेल करने इसका बेनिफिट, हाँ बोलो बोलो। फार्मर को क्यों इसके लिए इंड्यूस किया जा रहा है, क्यों उसको प्रेरित किया जा रहा है कि भैया आपस में मिलकर बेचो, बार्गेनिंग के पर्पस से। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करके और बेटर बनाना चाहिए। रिवीजन नहीं हुई है जागती, बार्गेनिंग पावर कम होगी। पहले तो ये याद करो, बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में पहुंच जाएगी, फार्मर्स के हाथ में पहुंच जाएगी। जब फार्मर के हाथ में बार्गेनिंग पावर पहुंच जाएगी, बायर के हाथ में कोई पावर बचेगी नहीं, तो जो फार्मर है वो अपनी फसल को किस पर बेच पाएगा, रीजनेबल प्राइस पर बेच पाएगा। याद आ रहा है, मैंने एक एग्जांपल भी लिया होगा इसका कि भैया मेरे पास ये आए 2400 रुपये का मैंने भाव दे रखा था, मेरे से नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, किसी एक से तो लेगा। फायदा हम किसानों को ही रहेगा, फायदा हम किसानों को। अगर इसको दिल्ली में देखना, लाइव देखना हो तो दिल्ली में एक जगह है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट में मार्केट है, मोनेस्ट्री, कपड़ों की मार्केट है। अगर आप में से कभी इसको एक्सपीरियंस करना हो ना बार्गेनिंग पावर को, कश्मीरी गेट की जो मोनेस्ट्री मार्केट है वहां जाके देखें सर। पहले ये अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट थी, कोई 700 में दे रहा है वो शर्ट, कोई 600 में दे रहा है, कोई 800 में। लेकिन अब पूरी मार्केट को एक ही यूनियन बना दिया गया है कि अगर प्राइस 700 सेट हो गया इस शर्ट का, तो चाहे मेरे से ले, चाहे इससे ले, चाहे इससे ले, कोई भी व्यक्ति 700 रुपये से 1 रुपये कम में नहीं देगा सर। वो बेस्ट एग्जांपल है, अगर कभी आप लोग जाएं, कभी घूमते फिरते, तो जब आपको वहाँ पे दिखेगा ना कि भाई कोई बार्गेनिंग कर ही नहीं पा रहे हो आप, सारी पावर ही सेलर के हाथ में है, तो आपके दिमाग में एग्जांपल आ जाएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। प्लीज जरा लिखिए जरा, द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या मैंने वर्ड यूज करा, द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग is to realize fair price
fair price for farmers product ठीक है। इट इम्प्रूव्स, ये लाइन जो बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट रखनी है लाइन। इट इम्प्रूव्स बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स, it improves bargaining power of farmers as they sell their produce together through one agency। अब वो एक एजेंसी के रूप में काम करेंगे और उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी, एक एग्जांपल लिख दो। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन गुजरात, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन गुजरात। चलिए सर, पहले तो ध्यान रखिएगा, ये लिखना चाहो लिख लेना, याद रख सको याद रख लेना। जो अमूल है वो क्या है, एक कोऑपरेटिव डायरी एंटरप्राइज है। ध्यान रखना, अमूल कोई कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बना था। किस रूप में बना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पेपर में 2-3 बार अमूल को लेकर एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बना था गुजरात के अंदर, ठीक है। और शायद 1960 के आसपास का डेटा, इसका भी देखते हैं करेक्ट डेटा क्या है, ठीक है। हेडक्वार्टर इन द स्मॉल टाउन ऑफ आनंद इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। अमूल इज द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो उसकी फुल फॉर्म लिख लो भैया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए अमूल की, आनंद मिल्क ठीक है। आज घर पे जाके ना बोल देना, मम्मी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का दूध मंगवा लो। मम्मी मिलाई, ये क्या पढ़कर आ गया तू गलत, ठीक है। एक ये लाइन ऐड कर दो कि कोऑपरेटिव डेयरी एंटरप्राइजेज है। ये क्या है, कोऑपरेटिव डेयरी एंटरप्राइजेज है। अगर देखते इसका ईयर होगा ना तो वो ईयर भी लिख लेंगे, ठीक है। प्लीज लिख लो जरा। दिसंबर 1946 गुजरात। उससे अंदर हमारी मतलब की चीजें भी है नहीं, ठीक है। चलो वापिस आ जाते हैं। ठीक, थर्ड पर आइए जरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इसमें सीधा सा ये क्या प्रोवाइड कराना फार्मर्स को, बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में नंदनी क्या क्या कवर किया जाएगा, आइडिया। एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर किसके रिगार्डिंग हो रहा है, ये फार्मर्स रूरल डेवलपमेंट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर बोलना। अब बोलो दोबारा से, हाँ याद आया। इरिगेशन फैसिलिटीज, एक आपने सेकंड नंबर का एग्जांपल लिया था रेलवे। रेलवे क्यों चाहिए जय, हमें बीइंग अ फार्मर मुझे रेलवे की क्या हेल्प है,
कि मुझे अपने रूरल डेवलपमेंट में या फार्मर्स की लाइफ के लिए जो रेलवे है वो क्या रोल प्ले करने वाली है, सामान पहुंचाने, और वो भी किस रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर। किस रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर, ठीक है। और क्या हो सकता है नैन्सी, और क्या हो सकता है फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उन्होंने बोला इरिगेशन, सिंचाई, एक रेलवे, और सोचो किसान को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेरी नाइस। कौन सी फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज। मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाए। अच्छा, स्टोरेज फैसिलिटी हो, इसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी, FCI, याद आ रहा होगा तो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन लिखे जरा इसमें। द गवर्नमेंट aims to provide, government aim to provide physical infrastructural facilities in rural areas, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, एक्सेट्रा, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। बहुत छोटे छोटे से एक्सप्रेशन। अब है जो मेन एक्सप्रेशन जहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ये होगी। अब 4th नंबर पे आता है डिफरेंट पॉलिसीज। डिफरेंट पॉलिसी देखा था ना आपने पिछली क्लास में, डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। हाँ जी, डिफरेंट पॉलिसी में हम पहले नंबर पे ले रहे हैं सर, क्या सबसे ज्यादा जो जरूरी है, क्या वो एमएसपी। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। एमएसपी की फुल फॉर्म, क्रिश, एमएसपी की फुल फॉर्म भाई, एक मिनट, एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं पता तेरे को? पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी, घर जाके कॉपी रिवाइज कर ली। मैं बहुत वार्निंग दे रहा हूँ, पेपर में पास होना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको समझते क्या है। मिस्टर किसान, मिस्टर किसान, अब मिस्टर किसान की ये फसल है सर, ये उसकी जो फसल है वो रखेंगे। कितनी है, 1000 किलो। कितनी है भाई, 1000 किलो। इस तरफ है गवर्नमेंट, इस तरफ कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि ये तुम्हारी फसल है, इसको हम आपसे 2400 रुपए क्विंटल। कितने रुपए क्विंटल, 2400 रुपए क्विंटल। ध्यान रखना, जो मार्केट में रेट होते हैं फसलों के, वो क्विंटल के भाव पर होते हैं, किलो के भाव पे नहीं होते। तो 2400 रुपए क्विंटल पे आपसे खरीद लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, मिस्टर सिंघानिया, कोई व्यापारी आदमी जिसका बिस्किट वगैरह या किसी ऐसी चीज का काम है जिसमें गेहूं यूज होता है, ठीक है ना। तो मिस्टर सिंघानिया कह रहे हैं हम आपसे ये जो फसल है ना आपकी, कितने रुपए में खरीदेंगे, 2700 रुपए क्विंटल। तो एक चीज बताओ, किसान को कहाँ बेचना चाहिए फसल को, मिस्टर सिंघानिया को, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर सिंघानिया बोल देते हैं कि सर हम आपसे खरीदेंगे मात्र 2200 रुपए क्विंटल, तो कहाँ जाएंगे मिस्टर किसान, किसके पास जाएंगे, बोलो, गवर्नमेंट के पास।
तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो फसल है, ये जो फसल है इसका एक मिनिमम प्राइस कितना सेट हो चुका है, 2400 रुपए। कितना सेट हो चुका है, 2400 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। अगर कोई ओपन मार्केट में आके, बातें नहीं, अगर कोई ओपन मार्केट में आके इससे ज्यादा प्राइस देना चाहता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ओपन मार्केट में रेट चल रहा है। किसमें रेट चल रहा है, ओपन मार्केट में। एफसीआई में नहीं, ये रेट किसमें, ओपन मार्केट में। एफसीआई का रेट तो कौन ऑपरेट, किसके अकॉर्डिंग होगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, कि एफसीआई कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बट ओपन मार्केट में मिस्टर सिंघानिया कह रहे हैं सर मैं आपको 2700 रुपए दूंगा, तो अगर कोई मिनिमम प्राइस से, इस मिनिमम प्राइस से ज्यादा दे रहा है तो आप उसको बेच दो, उसको फसल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोई इस ओपन मार्केट में आपको इससे कम रेट देता है तो उसको आप सीधे तौर पर क्या कर दो, फसल को मना कर दो सर, क्योंकि सरकार कह रही है 2400 रुपए तो हम तुमसे ले लेंगे सर, 2400 रुपए में तो क्विंटल के भाव से हम तुमसे ले लेंगे, तो तुम उससे नीचे किसी को क्यों बेच रहे हो। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, ये जो 2400 रुपए रेट बना, ये जो 2400 रुपए रेट बन गया सर, ठीक है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, इस फसल को एक कौन सा प्राइस मिल गया, इस फसल को कौन सा प्राइस मिल गया, सपोर्ट प्राइस मिल गया। क्या मिल गया, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि इससे नीचे, बोलो, इससे नीचे नहीं जा पाएगा, इससे ऊपर जाना है तो चला जाएगा। जैसे अगर मैं पेन ये है यहाँ पे गिर रहा हूं तो इससे नीचे जाएगा पेन, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए सपोर्ट है ना। तो सेम ये प्राइस भी अगर नीचे गिरेगा तो हार्डली इस रेंज तक गिर सकता है, जो कि कितना है, 2400, जो किसने सेट करा, गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं इसको उठाना चाहूँ, सिर्फ फेंकना चाहूँ तो ऊपर तक तो ये कितने भी जा सकता है। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो सरकार कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो ये जो प्राइस डिसाइड हुआ ना, इस प्राइस को क्या कह दिया जाता है, बोलो, इस प्राइस को क्या कह दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मेरी बात समझ में आई सबको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार, अगर मान के चलो सरकार ने खरीदा, ठीक है, अब सरकार इस फसल को ले तो लेगी, पहले तो कहां रखवाएगी, एफसीआई की गोडाउन में, जो मैंने आपको हालत दिखाई थी। अच्छा, गोडाउन से याद आया, भारत का जो टोटल फूड का प्रोडक्शन होता है ना हर साल, उसका ऑन एवरेज 10% वेस्ट हो रहा है, जो डेटा निकल कर आया। कितना परसेंट, अभी लिखवाऊंगा डेटा कि हर साल कितने परसेंट फसल वेस्ट हो, सॉरी फूड ग्रेन वेस्ट हो रहे हैं, 10%, ठीक है। अच्छा, सरकार के पास जो ये, अब सरकार ने खरीद लिया, सरकार इसको यूज कहाँ करेगी सर, सर यूज करेगी किसमें, बोलो। एक तो क्या मेंटेन करके रखेगी देश के अंदर, याद है सबको, और दूसरा राशन की दुकानें कहाँ बांटेगी इस सामान को, कौन सी दुकानों में, राशन की दुकान। राशन की दुकान की फुल फॉर्म, एक मिनट, प्राची, पीडीएस की फुल फॉर्म, कॉपी जाके कोई रिवाइज करने का, प्रिया, पीडीएस की फुल फॉर्म कर दे तुम लोग, पीडीएस की फुल फॉर्म नहीं पता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। करवाई तो है ये बात, कितनी बार तो बोल चुका हूँ, कितनी बार मैंने प्रोनाउंसिएशन के दौरान बोला है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना, विश्वास मानो मेरे पढ़ाने का, इतना रुक कर रिलैक्स होकर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं रह जाता। घर जाके मैं बार बार बोलता हूँ, इको को 20-25 मिनट दो, बिजनेस स्टडीज को 20-25 मिनट दो, और बाकी कोई और सब्जेक्ट, अकाउंट्स को सबसे ज़्यादा टाइम दो, मैथ को सबसे ज़्यादा टाइम दो, बट रिवीजन तुम लोग नहीं करना। बाद में आपको इस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस नजर आएगी कि रिवीजन क्यों, कितनी जरूरी थी, ठीक है सर। चलिए कोई बात नहीं। हेलो, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। चलिए ये ग्राफ नोट करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा बुक का मीनिंग दिखवाया जाए। ये जिसको समझ में आ रहा है वो नोट कर ले, जिसको लग रहा है कि मेरे समझ से बाहर है वो अवॉइड कर सकता है। मेरा बस पर्पस ये था ड्राइंग बनाने का कि समझ में आ जाएगी।
कार्डियक ड्राफ्ट नोट, ठीक है। ये डायरेक्टली मीनिंग लिखवाऊं, मीनिंग लिखवा दो डायरेक्टली, चलो मीनिंग भी लिखवाता हूं। अच्छा, इंडिया में किसी को पता है कितनी फसलों पर एमएसपी मिलता है? हाँ भाई, कुछ आइडिया किसी को? ऑनलाइन वालों तुम लोग भी बताओ। हाँ चेतन, 4 फसलों पे, चलो जी। इंडिया में एमएसपी मिलता है 23 फसलों पे। कितनी फसलों पे? 23 फसलें। तो आप लोगों को जरा दिखा देते हैं, लिखेंगे बोला आप लोग। खाओ मेरी प्लीज प्लीज सर, पेज आपके सामने, फटाफट से लिखेंगे जरा इसको। पहली लाइन ये है, देखो भाई जरा, कितनी कमोडिटी? 23। अब 23 में से 14 कौन से सीजन की है? 6 और 2 कोई क्या है? कमर्शियल क्रॉप्स है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, खरीफ में से क्या आ गया? धान आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, मक्का आ गया, रागी आ गई, दाल आ गई अरहर की, मूंग दाल, और दाल ग्राउंडनट किसे कहते हैं? आई डोंट नो, सोयाबीन, ठीक है। रबी क्रॉप्स में आ गए व्हीट, बैरली, हिंदी में करते हैं, इतनी इंग्लिश आती नहीं तो इंडिया वाले हैं। हाँ, आप थोड़ा अपना कंफर्टेबल सा फील हो रहा है, हिंदी में पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। हाँ, अब तो तुम बोलोगे इतनी तो हिंदी मुझे भी आती है, मैं भी 12वीं पास हूँ। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, रेपसीड और कुसुम, पता नहीं कौन सी फसलें हैं। जूट, ध्यान रखना कौन सी फसलों में आती है? कमर्शियल फसलों में आती है। और खोपरा, मुझे नहीं पता खोपरा किसे कहते हैं, सच बता रहा हूँ। किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं तो बस आप ये जरूर, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो लिख लो, तो इसको वापस से इंग्लिश में कर दो, है ना। फटाफट से लिखो भाई, इसको तेजी से लिखो। आपको पता होना चाहिए 23 फसलों का बाइफर्केशन कैसे है। 14, 6 और 2। तुम में से कौन कौन जा रहा है ट्रिप पे भाई? कोई नहीं जा रहा? आज के बाद बोलना मत तुम लोग, सच में। क्या? बोलो बोलो, खुलकर बोलो। तुम गए नहीं पहले जेम्स के साथ वाटर पार्क? अगले साल चल लेना। क्यों? यार स्टेटस लगाऊंगा तो तुम लोग ऐसा थोड़ा कि तुम लोग आज के बाद कभी मेरा स्टेटस या मेरे से कभी कोई मैसेज नहीं करोगे कि बंदे से पढ़ लिया, बताओ इसको। ऐसा तो नहीं है। अभी इस साल भी तो आ रहे, पुराने सेशन के बच्चे आ रहे, जो आना चाहते हो आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। जीएमएस में तुम लोग एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, ठीक है, वो बात अलग है। 12th के बाद तुम लोग निकल जाते, फिर कर ली नोट, कर लिया नहीं नोट तो ठीक है, नहीं कर जल्दी नोट कर, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
चलिए प्लीज एमएसपी का मीनिंग लिखे जरा एक बार। एमएसपी is an assurance to the farmers that बातें नहीं that their produce would be purchased by the government at the specified price full stop। ठीक है, आगे लिखेंगे of course farmers are free to sell their produce at a higher price then MSP higher price, then THAN वाला then लिखना, then MSP in the open market, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या बना कि जो फसल है इसका एक मिनिमम दाम देने के लिए कौन तैयार है, बोलो। अगर कोई आपको इस प्राइस से ज्यादा ओपन मार्केट में देता है तो आप उसको सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे कम देता है कोई, कितना 2200, 2100, 2000, तो इसको मत बेचो। कौन तुमसे खरीद लेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी। इसी प्राइस को इसलिए क्या बोला जा रहा है, एक तो मिनिमम प्राइस सेट हो गया 24 से तो बिकेगी, और ये प्राइस क्या देगी आपको, एक सपोर्ट देगी, इससे नीचे नहीं जा पाओगे, ये आपकी कीमत है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक दो लाइन का गैप देके लिखिए। MSP purchases from the farmers are kept as buffer stock by the government, ठीक है। अब ये क्यों मेंटेन करके रखा बफर स्टॉक, इधर से दीपा, ये बफर स्टॉक क्यों मेंटेन के लिए करेगा, इमरजेंसी के लिए। तो ये लिखेंगे, दिस बफर स्टॉक विल यूज in case of emergency, low productivity, scarcity, etc। ठीक है ना। स्कार्सिटी हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हुई है इस साल, या अचानक से कोई कोविड जैसे सिचुएशन आ गई, या वॉर छिड़ गया, इंडिया वर्सेस चाइना वॉर छिड़ गया सर, जिसकी हाईली पॉसिबिलिटी है आने वाले 10 से 20 साल के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ी वॉर देखने को मिल सकती है। अगर हुआ तो हम लोग उस चीज़ को देख पाएंगे कि जो 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच की वॉर हुई थी, जो आज तक हमारे दिमागों में कुछ प्रॉपर उसका कोई आइडिया नहीं है, बट अब जिस तरीके से डिप्लोमेट्स हो रही हैं चीज़ें, जियोग्राफिकल चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 10 से 20 सालों के बीच में आपको इंडिया और चाइना का एक बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर चाहे मैप में देखते हो कि वहाँ पे भी आपको दिखता ही होगा कि बार बार चाइना के जो सोल्जर्स है वो इंडिया में घुस रहे हैं,
इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है, चाइना की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है। और वॉर की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि जिस तेजी से इंडिया बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है किसके लिए? चाइना के लिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है सर, अगर कोई ग्रो करेगा तो दूसरे को या मुझे जेलसी तो होगी सर, और वो एक वजह बनेगा किस चीज का? लड़ाई की एक वजह बनने वाली है। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे एक लाइन का और गैप दीजिए। उसके बाद देखिए पीडीएस। पीडीएस ब्रैकेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। It is a system in our country. It is a system in our country operate through a network of ration shops. सबको पता है सर राशन की दुकान, तो ठीक है, राशन शॉप्स ब्रैकेट में इनको कई बार क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप्स। क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे, जो राशन की दुकान होती है उसमें क्या क्या चीजें मिलती है? जरा कोई जना बताना चाहेगा? एक मिनट नंदनी, कुछ आइडिया बच्चे आपको कि जो राशन की दुकान होती है उसमें कौन सी गुड्स मिलती है? कुछ आइडिया? सॉरी, दोबारा बोलो। ओके, राशन की दुकान पे कौन कौन सी गुड्स आपके अकॉर्डिंग मिलती है? चावल और गेहूं। अगर इसको एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे कि राशन की दुकान पे इस काइंड की गुड्स मिलती है? ग्रोसरी। ओके, रिया, डेली एसेंशियल आइटम। सिर्फ एसेंशियल आइटम बोलना काफी रहेगा। डेली एसेंशियल तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है सर। मिल्क भी डेली एसेंशियल ऐड कर दो, लेकिन राशन की दुकान पे दूध नहीं मिल सकता सर। मोबाइल का इंटरनेट भी, चेतन, वहां भी चेतन, डेली एसेंशियल है सर इंटरनेट भी आजकल। तुम अपने आप को देख लो सर, अभी 5 मिनट बाहर जाऊंगा ना तो फटाफट से स्नैपचैट निकालोगे, इंस्टाग्राम निकालोगे, किसी को या तो स्नैप बना के भेज दोगे, ये इंस्टाग्राम पे कोई रील। तो बहुत सारी चीजें जो है डेली एसेंशियल में है। बट अगर आप लोगों को याद रखना है, राशन की दुकान की बात आएगी तो राशन की दुकान में सिर्फ एसेंशियल चीजें मिलेंगी, जैसे कि गेहूं, चावल, कुछ जगहों पे दालें भी मिलती है। और पहले दिल्ली में तो मुझे याद है पहले मिलता था केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट हुए थे कि मिट्टी के तेल से घर में किसी मेंबर को जला दिया। ये सच इंसिडेंट है, मैं बताया तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद होगा दहेज को लेकर ना बड़ा इंडिया में कलेश है। तो अगर जो दिल्ली के इंसिडेंट की जो केस आ रखे वो बता रहा हूँ, भाई दहेज मांगना शुरू करा उस लेडी से, मतलब बहू से, वो नहीं दे पा रही तो घर में मिट्टी के तेल की जो बोतल रखी उसके ऊपर डाल के आग लगा दी। हंसी मजाक हमारे लिए, मैं इसको सीरियस करना भी नहीं चाहता हूँ भाई। तो ये सरकार के पास जब रिपोर्ट आनी शुरू हुई, सरकार ने कहा दिल्ली में केरोसिन बंद। ठीक है, क्या कह रहे? दहेज तो बंद हो नहीं सकता भाई, तेल बंद करा रहे, मिट्टी का तेल। इंडिया वाले दिमाग से काम नहीं ले रहे। तो पॉइंट ऑफ व्यू के आज हो सकता है गांव देहात में कहीं पर मिलता हो, बट दिल्ली में केरोसिन बिल्कुल मिलना बंद है। ठीक है, तो लिखिए जरा इसमें, हमने लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? फेयर प्राइस शॉप लिखा ना, आगे लिखिए फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर, फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर essential commodities. Fair price shops offer essential commodities like wheat, rice, kerosene, etc. अच्छा जी, अगली लाइन, इसी लाइन को और आगे कंटिन्यू करने से पहले जैसिका बच्चे, जो राशन की दुकान होगी उसमें जो भी गेहूं चावल चीनी मिलेगा वो मार्केट प्राइस से कम पे मिलेगा, ज्यादा पे मिलेगा? कम पे मिलेगा। क्यों कम पे मिल रहा है? क्योंकि वो किस ऑडियंस को वर्ड बोलना गलत होगा, किस ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके दिया जाता है राशन? किस ग्रुप को बोलो?
जो किस में है, पुअर सेक्शन में है, या जैसे जैसिका ने बोला पॉवर्टी लाइन से नीचे है, विच इज नोन एज बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हम बात करें तो इस वक्त इंडिया में कितनी एक परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है? आंकड़ा याद है, मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है 22%, 22%। बच्चों ये आंकड़ा लिखने वाला है, ध्यान रखना, पेपर में आपको 1 मार्क के क्वेश्चनों का हिस्सा देखने को मिल सकता है। तो लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग वहां पे। एग्जैक्टर एट अ प्राइस, एग्जैक्टर एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, below the market price, comma, to the weaker section of the society, to the weaker section of the society। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे आके ये पोर्शन खत्म होता है। चलिए अब हमारे पास जो न्यू हेडिंग है, अच्छा एक ना पॉइंट लिखो जो मैं आपको बोल रहा था, एक बार नेट पे चेक करते हैं। पेपर में ये लाइन उम्मीद करता हूं सब देखने को मिले। कहता है इंडिया वेस्ट नियरली 22% ऑफ इट्स फूड ग्रेन आउटपुट। फूड ग्रेन आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस होता है फूड ग्रेन, उसका 22% वेस्ट हो रहा है, जिसमें गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, दालें आ रही है, सरसों आ रहा है, फूड ग्रेन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आ रहा है। अगर इसको देखा जाए, दिस इज इक्विवेलेंट टू 10% of the country's total food and horticulture production। अगर कंट्री में सारे खाने पीने की चीजों को जोड़ दिया जाए ना तो उसका ऑन एवरेज कितना परसेंट है? 10%। इस लाइन को पूरा लिखो भाई, जरा प्रॉपर लिखो नाटक। फिर उसके बाद एक चर्चा का विषय बनता है, मान लो एक ओरल क्वेश्चन है, चर्चा का विषय बनता है। लिटिल टाइम। अब मैंने जब ये सेम क्वेश्चन कल बैच 2 में डिस्कस करा, सेम लाइन डिस्कस करके, तो बैच 2 में एक स्टूडेंट ने हैंड रेज करा, कहा कि सर अगर ये जो इतना परसेंटेज वेस्ट हो रहा है तो क्यों नहीं ये जो वेस्टेज वाला जो सामान है ये सरकार गरीबों में बांट दे, ये सरकार एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है, उसका पॉइंट मेरे को बिल्कुल वैलिड लगा, लेकिन समस्या क्या है वो जरा समझ लें। अगर गरीबों में बांटने की बात की जाएगी तो गरीबों में बांटने के लिए पहले से ही राशन की दुकानों का पैटर्न चल रहा है। अब राशन की दुकानों में जो पहले से ही जो पैटर्न है ना वो ऑलरेडी, या कह लो जो फूड है ना वो ऑलरेडी ओवर वेट हो रखा है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, अगर आपको और ज्यादा राशन की दुकानें खोलनी है तो आपको और बड़ा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना पड़ेगा, और ज्यादा दुकानें रेंट पर लेनी पड़ेगी, और ज्यादा आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, तो सरकार का खर्चा और बढ़ेगा। तो एक लॉजिक हो गया। दूसरा, एक्सपोर्ट करने के लिए ना किसान जब तक एक्सपोर्ट करे या किसान जब तक उस चीज को कहीं और पहुंचा पाए तब तक के लिए ना उसके पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नहीं। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा वेस्टेज हो रहा है सामान वो एक्सपोर्ट ना होकर
वेस्टेज की कैटेगरी में चला जा रहा है, अब क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी है। और स्टोरेज में पता कौन सी फैसिलिटी चाहिए होती है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सामान जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे घर में फ्रिज है, कल रात की सब्जी रखी हुई सर, रख दी, दूध आटा रखा हुआ सर फ्रिज में, यही होता है ना सर, दोपहर तक, अगले दिन दोपहर तक भी चल रहा है। अब हुआ क्या पॉइंट, तो एक सजेशन समझ में आ रहा है, जो अभी एग्रीकल्चर बिल आया था ना, जिसको लेकर किसानों ने विरोध करा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो कंपनियां है ना, वो डायरेक्टली किसानों के साथ क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, अगर इसको सही तरीके से सरकार करवाए तो जो किसान काम कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से कंपनी, जिनका वीट का यूज होता है, फॉर एन एग्जांपल वीट का यूज कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी कंपनियों का वीट का यूज होता है, जैसे ब्रिटानिया है, पार्ले है, सनफिस्ट है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो वीट का यूज करती हैं। अगर इन कंपनियों ने डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया किसके साथ, उन किसानों के साथ, या उन जगहों पर जहां पे वेस्टेज सबसे ज्यादा हो रही है, मान के चलो पंजाब में हो रही है सबसे ज्यादा, तो डायरेक्टली अगर कर ले, इनको बोल दिया, इस कंपनी ने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें फसल उगानी है और तुमको कटाई करके अपने पास रखनी है। तुम जैसे ही हमारे को इंटीमेट करोगे कि मंडे तक हम फसल काट के रख देंगे, मंडे शाम को गाड़ी आएगी, फसल लोड करके ले जाएगी। संभव है कि नहीं है सर? आज के टाइम पे तो ये सब संभव है सर। जब 5 मिनट तुम्हारे घर पे ब्लिंकिट से सामान पहुंच रहा है ना, वो संभव है ना सर, तो ये भी संभव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा सर, जिन किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनकी टेंशन कम, उनको अपनी फसल का क्या मिल गया, सही प्राइस मिल गया। दूसरा, कंपनी को एक बेटर क्वालिटी मिलेगी और सस्ती मिलेगी सर, क्योंकि बीच में क्या खत्म हो गए, इंटरमीडिएट्स, बोलो इंटरमीडिएट्स, बिचौलिए खत्म हो गए सर। तो अगर कंपनी को सही दाम मिलेगा तो डेफिनेटली जो यहाँ पर प्राइस पड़ रहा है, जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट का प्राइस पड़ रहा है 12 रुपए, तो कंपनी उसको ला सकती है 10 रुपए, या नहीं लेके आना 12 रखो, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे को एक ये आंसर समझ में आया, मतलब ये जो मेरा सजेशन था जो मैंने उस बच्चे को दिया, कि कंपनियां चाहे तो क्या कर सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है, और मुझे नहीं लेके आनी बाहर की कंपनियां, मुझे चाहिए मेरे देश की कंपनियां ही इनको टैकल करें। अगर बाहर की कंपनी को मैं बुलाऊंगा ना, तो सर सारा बेनिफिट फिर किसको जाएगा, बाहर के देशों को जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आखिरी कॉपी पैक कर दोगे ना तुम लोगों ने? कोई एक बच्चा हेडिंग डाल दो, ये ध्यान रखना पड़े दिमाग में, अगली क्लास की हेडिंग डाल दो, डाइवर्सिफिकेशन। हेडिंग अपने पास, अगली क्लास की क्या, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करके जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच बच्चों।